बरसों बाद आज रिश्तेदारी की एक शादी में नीता की मुलाकात देवरानी विभा से हुई। नीता ने विभा को देख दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया, पर विभा दौड़कर आई और नीता के पैर छूकर बोली, कैसी हो दीदी। लोग नीता और विभा को ही देख रहे थे। ये देख नीता ने कहा, ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? बच्चे तो बड़े हो गए होंगे। तभी एक लंबा सा लड़का आकर नीता को प्रणाम किया। बड़ी माँ, आप मुझे पहचान रही हैं? मैं नकुल। ओह अच्छा, तुम तो बड़े हो गए हो, नीता ने कहा। हाँ बड़ी माँ, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ, कहकर नकुल किनारे बैठ गया। थोड़ी देर में नकुल नीता के खाने की प्लेट लगाकर ले आया। देख नीता आश्चर्य में पड़ गई। पूछ उठी, नकुल, तुम्हें कैसे पता मुझे चाइनीज़ खाना पसंद है? बड़े पापा ने बताया था। बड़ी माँ, बड़े पापा ने हम सबके लिए बहुत किया, कहते नकुल चुप हो गया। नीता को कुछ समझ में नहीं आया। खाना खाकर नीता वर वधू को शुभकामनाएं देकर घर वापस आ गई। नीता अमीर परिवार की घमंडी बेटी थी। भुवन का परिवार मध्यम वर्गीय था, जिसमें 2 भाई और 3 बहन थी। पिता प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। आय बस इतनी थी कि घर के खर्चे इस तरह पूरे हो जाते थे। 2 बड़ी बहन के बाद तीसरे नंबर का भुवन था। पिता का परिश्रम और घर की आर्थिक स्थिति को देखकर भुवन अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने लगा। परिणाम स्वरूप हर क्लास में अव्वल आता था। भुवन का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया था। वह अपने छोटे भाई तरुण को भी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करता था, पर सबसे छोटा होने से तरुण सबके अतिशय लाड़ प्यार में बिगड़ गया। पिता बड़ी मुश्किल से 2 बड़ी बहन की शादी कर पाए। उनकी सेवानिवृत्त का समय आ गया। तीसरी छोटी बहन की जिम्मेदारी भुवन पर आ गई। भुवन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। MBA करने की चाह को घर की जिम्मेदारी देख उसे दबाना पड़ा। पढ़ाई खत्म होते ही उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब उनके लिए रिश्ता आने लगे। उनकी काबिलियत देख शहर के रईस रामलाल जी अपनी नक चढ़ी बेटी नीता का रिश्ता ले भुवन के घर गए। नीता बहुत बदमिजाज और घमंडी थी। अपने आगे वह किसी को कुछ न समझती। इस वजह से उसकी कोई सहेली न थी। रामलाल जी बेटी को बहुत समझाने पर नीता अपनी आदतों से बाज न आती। उसको लेकर रामलाल जी और उनकी पत्नी चिंतित थे। नीता की रोज अपनी भाभीयों से लड़ाई होती थी। जान पहचान के बराबर के घरों में नीता को कोई बहू बनाने को तैयार न था। आप हमारे घर रिश्ता लेकर आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है, पर हम आपके यहाँ संबंध रखने लायक नहीं हैं, अतः क्षमा करें। भुवन के पिता ने एक सिरे से इस रिश्ते को नकार दिया। देखिए, मुझे पता है कौन संबंध के काबिल है, कौन नहीं। आप ना करके पछताएंगे। एक बार फिर सोच लीजिए, घर में सलाह मशवरा कर लें। मैं परसों फिर आऊँगा, कहकर हाथ जोड़कर रामलाल जी चले गए। रात उनके पिताजी जब खाना खाने बैठे तो इस शादी की बात छिड़ी। लड़की में कोई ऐब तो ज़रूर होगा, तभी तो हमारे जैसे साधारण घर में शादी कर रहे हैं। जरूरी नहीं पिताजी, हर रईस लड़की में कोई ऐब ही हो, भुवन ने कहा। रामलाल जी बोल रहे थे, अच्छा दहेज देंगे। पिता की बात सुन भुवन सोच में पड़ गया। भुवन को समझ में आया शादी तो करनी ही है। उसे रूप रंग की कोई चाह नहीं थी। हाँ, घर की स्थिति सुधारने के यत्न में वह जरूर था। पिता के मना करने के बावजूद भुवन ने हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद नीता भुवन की दुल्हन बन उसके घर आ गई। पुराना पुश्तैनी घर और लोग नीता को रास न आए। अगले दिन पगफेरे के लिए गई तो फिर लौटकर ससुराल न आई। भुवन को साफ कह दिया, उस घर में मैं नहीं रह सकती हूँ। तुमको मेरे साथ रहना है तो मेरे घर आकर रहो। ठीक है, जब तक छोटी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं अपने घर में रहूँगा, फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगा, भुवन ने कहा। कुछ समय बाद भुवन की छोटी बहन की शादी तय हो गई।
पर एक शहर में रहने के बावजूद नीता सिर्फ शादी वाले दिन मेहमानों की तरह आई और चली गई। बहन को विदा कर वादे के मुताबिक भुवन नीता के साथ आकर रहने लगा। कुछ दिन बाद भुवन का ट्रांसफ़र पास ही दूसरे शहर हो गया। नीता जाने को तैयार ना थी, पर पिता के समझाने पर हम तुम्हारे साथ हैं, जो ज़रूरत होगी पूरा करेंगे। 2 घंटे का ही रास्ता है, जब मन करे आ जाना। पिता के समझाने पर नीता भुवन के साथ वहां जाकर अपनी गृहस्थी बसाई। दूसरे शहर जाकर जब सैलरी मिली तो वह अपने पिता को पैसे भेजने के लिए जाने लगा, क्योंकि घर तो भुवन के पैसों से ही चलता था। नीता नहीं चाहती थी भुवन अपने घर पैसा भेजे। नीता बोली, तुम मुझे दे दो, मैं दे आऊँगी। बहुत दिनों से मायके भी नहीं गई, वहाँ भी हो आऊँगी। भुवन को लगा अब नीता सुधर रही है। नीता की बात पर विश्वास कर सैलरी का एक भाग दे दिया। अब हर महीने नीता भुवन के घर में पैसे देने की बात कहे उससे पैसे ले लेती। कुछ समय बाद पिता के जिस धन पर नीता इतराती थी, वही धन व्यापार में घाटा होने पर डूब गया। नीता के दोनों भाई को नौकरी करनी पड़ी। इसी गम में पिता चल बसे। नीता और भुवन रामलाल जी के काम में वहां पहुंचे तो भुवन शाम को अपने घर चला गया। वहां घर की खराब हालत और माता पिता को बीमार देख हैरान हो गया। तरुण, मैं हर महीने पैसे भेजता था, फिर माँ पापा को डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? अब तो तुम विवाहित हो गए हो, सुधर जाओ, आक्रोश से भुवन बोला। कौन सा पैसा भैया? पिछले 1 साल से कोई पैसा आपने नहीं भेजा। मेरी दुकान अच्छी नहीं चल रही, किसी तरह खाने का जुगाड़ हो जाता है, तल्ख आवाज में तरुण बोला। बकवास मत करो, नीता हर महीने पैसे लेकर तुम्हें देने आती। भुवन ने गर्म होकर कहा। भाभी इस घर में कभी नहीं आई, ना कोई पैसे दे दिए। पापा की खांसी बढ़ गई तो मैं आपके घर गया था, आप ऑफिस में थे, भाभी ने मुझे घर में घुसने नहीं दिया और ना मेरी बात सुनी, साथ ही धमका दिया, खबरदार जो भुवन को कुछ बताया। तरुण उदासी से कहा। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। भुवन ने अपने माँ पिता को डॉक्टर को दिखाया। तरुण को पैसे दे बोला, अब मैं सीधा तेरे अकाउंट में पैसे भेजा करूँगा। कह भुवन तरुण को गले लगा लिया। कैसी विडंबना है, वो ऐसो आराम से रह रहा और उसके माता पिता और भाई आर्थिक तंगी से जूझ रहे। वापस लौटने पर जब भुवन ने नीता से पैसों के लिए पूछा तो नीता बिफर पड़ी। तुम्हारा भाई झूठा है, सब पैसे उड़ाकर तुमको मेरे विरुद्ध भड़का रहा है। तुम्हारे घर के लोग हमें खुश देखना नहीं चाहते, इसलिए उल्टी सीधी लगा रहे हैं। क्यों झूठ बोल रही हो? मम्मी पापा आपको जो पैसे देते थे उससे आप नानी के साथ जाकर गहने खरीदती थी। जब नानी आपको समझाती थी तब आप नानी से भी झगड़ा करती थी। एक बात जान लो माँ, अपना किया ही वापस आता है। बड़े होते बेटे ने नीता को कहा। नीता झूठ के पाँव नहीं होते, याद रखो, झूठ एक दिन खुलता ही है और कल भी एक दिन वापस आता है। कल को तुम्हारी बहू भी आनी है, भुवन ने दुख से कहा। अब भुवन चुपचाप भाई को पैसे भेज देता और जब मौका मिलता जाकर माँ बाप से मिलाता। भुवन अपने कार्यालय में खूब परिश्रम करता। वो तरक्की के सोपान पर चढ़ रहा था। अब भुवन के पास बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था। समय के साथ नीता और भुवन भी 2 बच्चों के माता पिता बने। कुछ समय बाद भुवन के माता पिता भी नहीं रहे। छोटा भाई तरुण अपने परिवार के साथ पुश्तैनी घर में रह रहा था। नीता जब मायके जाती तब भुवन भाई के घर जाता। अरसे बाद जब रिश्तेदारी में शादी का निमंत्रण मिला तो भुवन अपने को रोक ना पाया। भुवन को जाने की बात सुन ना जाने नीता को क्या हुआ, बोली मैं भी चलूँगी और भुवन के साथ जाने की तैयारी कर ली। वहाँ जाकर वह अपने घर और भुवन अपने घर चला गया। उसके बुरे बर्ताव पर भी शादी में नीता की देवरानी और उसका बेटा मिलने आया। ये नीता को कहीं छू गया। एक दिन शाम को कॉल बेल बजी
देखा नकुल मिठाई का डिब्बा हाथ में लेकर खड़ा था। देखकर नीता ने कुछ नहीं कहा, पर बेटे प्रतीक ने नकुल को अंदर बिठाया। आज पहली बार दोनों भाई आपस में मिले। नकुल की आंखों में आंसू थे तो प्रतीक की आंखें भी गीली थी। ये देखकर ऑफिस से लौटे भुवन की भी आंखों में आंसू आ गए। आज दिल को ठंडक मिली। वे अपनों को हाथ पकड़ कभी इस घर में बुला नहीं पाए। नीता की नाराजगी की वजह से आज उनके बेटे ने एक कदम बढ़ाया, रिश्तों की डोर को मजबूत करने के लिए। आखिर खून रंग ले आया। बड़े पापा, आपकी वजह से मैं अपना मुकाम पा लिया। सिविल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हो गया। नकुल ने भुवन के पैर छूते कहा। भुवन ने नकुल को गले लगा लिया। थोड़ा अपने इस नालायक भाई को भी टिप्स दे दो भाई, प्रतीक ने कहा। जरूर, कह नकुल चलने को हुआ। बिना मुंह मीठा किए चले जाओगे? पीछे से नीता की आवाज आई। नीता ने नकुल का ही नहीं सबका मुंह मीठा कराया। भुवन को बोली, सॉरी, रिश्तों को समझने में मैंने बड़ी देर कर दी। नीता ने देर तो कर दी, पर उसका खामियाजा भुवन को भुगतना पड़ा था। अपने नाते रिश्तेदारों से दूर होकर ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? ज़्यादातर पति पत्नी के भय से अपने माता पिता की मदद नहीं कर पाते। भुवन तो चोरी छिपे कर लेते थे, पर हर व्यक्ति नहीं कर पाता। एक पत्नी पति के रिश्तों को क्यों संभाल नहीं पाती, क्यों भूल जाती? जिस तरह उसे अपने माँ बाप, भाई बहन से प्यार है, उसी तरह पति को भी अपने रिश्तों से प्यार होगा। झूठ बोलकर पति को उसके परिवार से विमुख करना कहाँ की समझदारी है? अपने सुझाव जरूर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।